वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश का द ओल्ड मैन एंड द सी ए 4.5 टॉपिक है वो पढ़ने वाले। अब द ओल्ड मैन एंड द सी एक बुक है और उसका बुक रिव्यू यानी कि उस पूरे पुस्तक का सारांश, कुछ कम शब्दों में पूरे बुक की जानकारी हम आज इस लेसन में लेने वाले हैं। तो देख लो आप क्या है। An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck। यानी कि एक बूढ़ा और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी ऐसा क्यूबन फिशरमैन, फिशरमैन यानी कि मछुआरा जो फिश पकड़ता है, और क्यूबन यानी कि क्यूबा, क्यूबा नाम का देश है। तो जैसे हम इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन बोलते हैं, वैसे ही क्यूबा देश में रहने वाले लोगों को क्यूबन बोलते हैं। तो इस क्यूबा देश में रहने वाला एक फिशरमैन था जो कि बूढ़ा था मगर अनुभवी था। रन ऑफ टेरिबल बैड लक, मगर उसका अभी तो बहुत बैड लक चल रहा था, दुर्भाग्य चल रहा था। एंड इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज, मगर पिछले जो 84 डेज हुए थे उसमें उसे एक भी फिश नहीं मिली थी। His young and devoted apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman। जो उसका एक यंग यानी कि नौजवान और डिवोटेड मगर निष्ठावान, अप्रेंटाइस यानी कि अनुयायी, चेला जिसे बोलते हैं, जो इस बूढ़े और एक्सपीरियंस फिशरमैन के नीचे काम कर रहा था। तो अब इस फिशरमैन को ही कुछ फिश नहीं मिले, इसके लिए जो मैनोलिन था उसका चेला, उसको क्या बोलते हैं उसके पेरेंट्स फोर्सफुली कि तुम इस बूढ़े आदमी के पास काम मत करो, दूसरे जो फिशरमैन से जिनको फिश मिल रही है उसके पास जाओ काम करने के लिए। अब डिवोटेड क्यों बोला है? क्योंकि वो अपने मन से नहीं गया है, उसको फोर्सफुली उसके पेरेंट्स ने भेज दिया, मगर उसकी जो निष्ठा थी वो उसी आदमी के ऊपर थी। The old man resolved to sail out farther than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish। और अब फिश तो नहीं मिल रही है, मेरा बैड लक जो है वो बदलना है, इसलिए वो जो बूढ़ा फिशरमैन था वो क्या करता है, अपनी सेल आउट जो बोट थी वो सेलिंग आउट यानी कि और आगे की तरफ लेके जाता है सी में, टू अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश, बहुत बड़ी फिश पकड़ने के लिए। On the 85th day, he succeeded in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong for him। अब 84 डेज हो चुके हैं, 85th डेज पर वो सक्सीड होता है, वो अपने जो प्रयास थे, वो जो प्रयत्न थे उसमें सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एक मर्लिन, मर्लिन एक फिश का नाम है, उस फिश को पकड़ लेता है अपने जाल की मदद से। मगर क्या होता है, मर्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, मगर वो मर्लिन की जो ताकत थी इस बूढ़े आदमी के सामने बहुत ज्यादा थी, टू स्ट्रॉन्ग, एंड स्टार्ट पुलिंग द बोट, और जिसकी वजह से वो मर्लिन क्या करती है, वो बोट को ही पुल खींचना चालू करती है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स। अब जो ये स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड द सी, एक ऐसी स्टोरी है जो बूढ़े इस व्यक्ति का स्ट्रगल किसके साथ, तो मर्लिन फिश के साथ, और उसके बाद एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क, और उसके बाद जो शार्क के साथ उसका जो बैटल होता है, युद्ध लड़ाई होती है थोड़ा सा, उसके बारे में। अब इस स्टोरी क्या है तो देख लो, जब उसे मर्लिन मिलती है यानी कि जो फिश, तो वो बहुत प्रयत्न करता है उस फिश को पकड़ने का, और होता क्या है, उस जो सी में जो शार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पूरे मर्लिन को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मर्लिन का ब्लड सेंस होता है उन शार्क्स को हुक में अटक जाने के बाद, और क्या करते हैं, बहुत बड़ी फिश होती है ये मर्लिन जो कैच की थी इस आदमी ने, वो क्या धीरे धीरे जो शार्क्स होते हैं तो उस मर्लिन को खा जाते हैं, इस आदमी को कुछ नहीं मिलता ऐसा। मगर इसके दरमियान जो उसके बैटल होता है, स्ट्रगल होता है,
इसकी पूरी ये बुक की कहानी है इसी के बेस के ऊपर। देन अब इस बुक का सोशल एंड हिस्टोरिकल कंस्टेंट यानी कि सामाजिक तौर पर कैसा एक चलन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हेमिंग्वे नॉवेल, हेमिंग्वे यानी कि जो लेखक का नाम है वो है हेमिंग्वे। हेमिंग्वेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जो हेमिंग्वेज के नॉवेल्स कादम्बरी थी वो पुस्तकें थी, किताबें थी जो किसके ऊपर, रियल इवेंट्स, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी। एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हेवनली ऑन हिज ओन लाइफ। उनके जीवन में सच्ची जो घटनाएं है उनसे प्रेरित होकर ये नॉवेल वो लिखते थे हेमिंग्वे। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर्स। क्यूबन वाटर्स यानी कि क्यूबा देश के जो आसपास जो पानी है उसमें फिशिंग का एक्सपीरियंस था हेमिंग्वे को। एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वाज आल्सो फैन ऑफ बेसबॉल। और जो ओल्ड क्यूबन जो इस बुक का कैरेक्टर है, ओल्ड क्यूबन फिशरमैन, उसी के सेम जैसा ही हेमिंग्वे को भी बेसबॉल पसंद था। तो देख लो क्यूबन फिशरमैन में लेखक ने क्या किया होगा, तो अपनी कुछ छवियां छोड़ दी है। आ गए समझ में। He worked for the Red Cross during the First World War and injured by a sharp nail when he was in the Italy. अब हेमिंग्वे रेड क्रॉस के लिए काम करते हैं। रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि युद्ध के दरमियान जो घायल हुए लोग हैं, सैनिक हैं, उनको बचाने के लिए काम करती थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस दरमियान रेड क्रॉस के लिए लेखक ने काम किया था। और इसी के दरमियान जब वो इटली में थे तब इंजर्ड शार्पनेल यानी कि hollow projectile containing bullets or like the busting charge designed to explode before reaching the target and to set the show of missile। अब मिसाइल के जैसा एक शार्पनेल होता है जो कि रीच होते ही फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। तो इसकी वजह से उनको इंजर्ड, उनके पाए जो पाव थे, लेग्स, उनमें इंजरी हो गई थी। हेमिंग्वे always talk about the need to struggle against defeat or death। हेमिंग्वे हमेशा बात किसकी करते थे कि हमें नीड, जरूरत है किसकी, स्ट्रगल करने की। स्ट्रगल किसके लिए करना है, एक तो अगेंस्ट डिफीट एंड डेथ, एक तो मौत और हार के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड इंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। और इस लड़ाई में आपकी जो डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प और इंड्योरेंस यानी कि धीरज कैसे आपको ये लड़ाई जीतने के लिए काम करेगा, इसकी बातें बताते थे। द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवेल वेरी नियर द डेथ। जो ओल्ड मैन था तो एट द एंड ऑफ द नॉवेल यानी कि जब किताब खत्म हो रही होती है तब उस वक्त का क्या होता है, जो क्यूबन फिशरमैन है तो लगभग अब मरने वाला है, नियर टू डेथ है। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लाइव ऑन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। मगर हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि अब ये बूढ़ा जो आदमी है वो तो मरेगा कुछ साल बाद, मगर उसकी जो स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग, उसकी जो परेशानियां थी, उसके जीवन की जो मेमोरीज थी, एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज, और जो उसका लॉस हुआ है वो हमेशा के लिए हमारे यादों में बरकरार रहने वाला है। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम वन ऑफ द ट्रिम्फ। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो स्टोरी है उस फिशरमैन की एक ट्रिम्फ यानी कि विजय की कहानी, विजय गाथा बन जाएगी। बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लिव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। क्यों? क्योंकि जो उसके जीवन की जो स्टोरी है, जीवन की कथा है, वो उसके मरने के बाद भी कई लोगों के मेमोरीज में रहेगी। कई लोग उसके मरने के बाद भी उसने ऐसा जीवन जिया था, ऐसा काम किया था, ऐसा बोलेंगे लोग, और वो हमेशा के लिए एक कहानियों में जीवित रहने वाला है, वो क्यूबन फिशरमैन। अब इस पूरा जो क्या स्टोरी है वो जानने के लिए हमें बुक तो पढ़ना ही होगा। The novel was published in 1952 when the people were trying to recover from the mass destruction wrought by the two world wars। अब ये जो नॉवेल है वो कब पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी,
1952 में, जब सारे वर्ल्ड के लोग, वर्ल्ड वॉर टू और 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनके मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही मच गई थी, उससे उभर रहे थे, उससे बाहर आने की, रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस टेल ऑफ इंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रिम्फ इमीडिएटली स्टक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। और ये जो साहस और धैर्य की जो कथा है इस बुक की, वो जो रीडर्स को स्ट्रक अ कॉर्ड, उनकी जो मन की तार है वो छेड़ रही थी, यानी कि उनके फीलिंग्स से रिलेट कर रही थी ये बुक, और इसीलिए रीडर्स को बहुत ज्यादा मात्रा में बुक पसंद भी आ गई थी। क्योंकि जैसे कि उस फिश में, यानी कि मर्लिन फिश का स्ट्रगल अब खुद को जीवित रखने के लिए, वैसे ही द ओल्ड मैन का स्ट्रगल कुछ फिश कैच करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो स्फूर्ति है दोनों के पास जिंदा रहने के लिए, वो इस बुक में हमें दिखाई दे रही है। और यही चीज लोग जब रीड कर रहे करते थे तो अपने लाइफ से रिलेट कर रहे थे, और उन्हें लगता था कि हमारा जीवन ही इस बुक में चित्रित किया गया है। अब राइटिंग स्टाइल क्या है इस बुक का, वो भी देखते हैं। हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड द पिथी, यानी कि लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, सरल वाक्य थे। पिथी यानी कि फुल ऑफ वेगियर, जैसे कि उसमें पूरा अर्थ छुपा था। ही मोस्टली राइट इन शॉर्ट, वो बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस, सीधा जो उन्हें बताना है अपने रीडर्स को, वो सीधे सिंपल ऐसे शब्दों में बताते थे। This simplicity is deceptive, and a reader can read this work again and again and find new layers of meaning every time. और the simplicity is deceptive, deceptive यानी कि धोखा देने वाली, मगर जो इनकी लिखने की जो शैली है सिंप्लिसिटी, ये थोड़ा धोखा देने वाली है। अब ऐसा क्यों बोले है, क्योंकि जब भी रीडर, जो पढ़ने वाला आदमी है, वो अगेन एंड अगेन जैसे जैसे इस कहानी को बार बार रीड करेगा, उसकी अलग अलग परतें, उसके न्यू लेयर्स, उसके अलग अलग अर्थ उस रीडर को समझ में आते हैं उस कहानी में, उनके बुक में। माई थॉट्स, अब मेरे विचार क्या है देख लो। I first read this novel years ago when I did not understand it at all. मैंने बहुत सालों पहले एक जो नॉवेल थी वो पढ़ी थी, मगर मुझे कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया था। एंड वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड, और मैं इस बुक से कुछ प्रभावित भी नहीं हुआ था। इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन्ड विथ मी। इन स्पाइट, बावजूद, इसके बावजूद भी एक ऐसी इमेज, एक ऐसा चित्र इस बुक का मेरे मन में बैठ गया था कि एक पुस्तक क्या है, एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। सिर्फ मुझे यही बात समझ में आ गई कि एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, जो अपनी फिशिंग लाइन है, यानी कि फिशिंग लाइन यानी कि जाल, वो अपने लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जो उसके शरीर में आखिर तक ताकत रहती है, उस वक्त तक वो उस मछली को पाने के लिए प्रयास करता है। इतना ही सिर्फ मुझे पहली बार में समझ में आया था, इतना ही मेरे मन में उस पुस्तक की प्रतिमा छप गई थी। रिसेंटली आई रीड दिस बुक अगेन एंड आई वॉज एक्सट्रीमली मूव, बट अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, दिनों पहले, ऐसा रिसेंटली यानी कि अभी भी, मैंने जब एक बुक वापस पढ़ी तो मुझे एक्सट्रीमली मूव, मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि मुझे अलग ही चीज नजर आई। क्या? द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर। फॉर्मिडेबल यानी कि असीम ताकत, बहुत ताकत जो उस ओल्ड मैन कैरेक्टर में दिखाई देती है। द क्वाइट डिवोशन ऑफ द एम्पैथेटिक मैनोलिन, उस मैनोलिन जो चेला था इस मछुआरे का, उसका क्वाइट डिवोशन, उसकी निष्ठा उस मछुआरे के प्रति,
लगाव उस मछुआरे के प्रति, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर हार्ट वार्मिंग, यानी कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशन था, जो नाता था, वो बहुत ही दिल को सुकून देता है। Hemingway's description of the sea and the creatures of the water are beautiful। जो हेमिंगवे ने समुद्र का जो वर्णन किया है, उसमें रहने वाले जीव, फिश वगैरह का जो वर्णन किया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही सुंदर किया है। The Merlin fights for its life desperately, and it's hard to know whether our sympathies should lie on with the old man or with the Merlin। और जो मार्लिन थी, वो अपने फॉर इट्स लाइफ, जीवन के लिए बहुत ही डिस्परेटली, पूरी ताकत लगा के फाइट कर रही थी उस ओल्ड मैन के साथ। और बहुत ही ये हमें कठिन जाता है कि हमारी जो सिंपति है, हमारी जो सहानुभूति है, वो ओल्ड मैन की तरफ होनी चाहिए जिसे 84 डेज तक कोई भी फिश नहीं मिली, या उस मर्लिन की तरफ जाना चाहिए जिसे उसका जीवन जीना है। But as the novel progresses, the old man and the Merlin are inseparably linked because both stand for the same idea। मगर जैसे ही हम इस पुस्तक को, नॉवेल को आगे आगे पढ़ते हैं, तब हमें नजर आता है, ध्यान में आता है कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, और मर्लिन फिश है, वो एक दूसरे को लिंक्ड है, और इन्हें हम सेपरेट, विभाजित, अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक सेम आदर्श के लिए, एक सेम हेतु के लिए बंधे हुए हैं। दैट इज, अब कौन सा आदर्श है? नोबेल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। जो अच्छे लोग होते हैं, वो विनाश के खिलाफ अपना संघर्ष करते हैं। अब जो मर्लिन फिश का विनाश है, उसकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ के लिए संघर्ष कर रही है, झगड़ रही है। वैसे ही जो नोबल यानी कि फिशरमैन है, वो अपने जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस बुक से हमें यही पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें क्या करना है? स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। तो ये हम जो पार्ट था, द सी एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो आशा करता हूँ जो हमने आज लेसन सीखा है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपको हमारे केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर हिस्सा बनना है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।